Good morning students. Today we are going to start our new book Advanced Calculus of BSc second year third sem. First of all we will discuss about all the chapters in this book. See, first three chapters is unit 1, fourth and fifth chapter is unit 2 and sixth, seventh is unit 3 and 8th, 9th, 10th involve unit 4. So you have to do all the chapters. From today we are going to start our first chapter, continue function. Today we will discuss some basic function, basic terms of this function कि जो इस चैप्टर्स में बेसिक चीज़ें यूज़ होंगी. मैं आपको आज जनरल डेफिनेशन उसकी बताऊंगी कि उसमें आपके बेसिक जो आगे पूरी बुक में आपकी यूज़ होंगी वो आप देखो. हाँ जी, देखो सबसे पहले देखो हमने स्टार्ट करना है फंक्शन से. फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आपने अपनी स्कूल लेवल की क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, जनरल आपको पता है फंक्शन क्या होता है. फंक्शन जो होती है हमारे पास एक तरह से मैपिंग होती है. और देखो मैपिंग जो होती है टू सेट्स के बीच में होती है. मैपिंग हमेशा टू सेट्स के बीच में होती है. फंक्शन इज ए मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. ये हमारे पास ए फंक्शन हुआ, ए सेट हुआ और ये हमारे पास बी सेट हुआ. तो फंक्शन हमारे पास क्या होती है? मैपिंग होती है. हमने फंक्शन को डिनोट कर दिया एफ से. तो एफ हमारे पास एक मैपिंग हो गई ए टू बी के बीच में. ठीक है. तो जो ए के एलिमेंट्स हैं हमने अज्यूम कर लिए, जो ए के एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी हैं और जो बी के एलिमेंट्स है वो डी ई एफ और जी है. ठीक है. तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी. और ए और बी हमारे पास क्या है? टू सेट्स हैं. ये हमारे पास क्या है? सेट. टू सेट ए और बी हैं. दोनों के बीच में जो मैपिंग डिफाइंड होती है वो हमारे पास होता है फंक्शन. ठीक है. तो जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ये हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं? डोमेन. ठीक है. और हमें पता है जो सेट के एलिमेंट्स हैं उसको हम कर्ली ब्रेसिस की फॉर्म में लिखते हैं. कर्ली ब्रेसिस की फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएंगे? ए बी ई सी. तो डोमेन के एलिमेंट्स क्या होंगे? जो हमारे पास सेट ए के एलिमेंट हुए. और नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. इसको हम क्या कहते हैं? कोडोमेन. ठीक है. कोडोमेन क्या होगा? जो सेट बी के एलिमेंट्स हुए ये हमारे पास कौन से हो जाएंगे? डी ई एफ और जी. ठीक है. अब हमने एक फंक्शन मैपिंग डिफाइन की थी एफ फ्रॉम ए टू बी. तो इसको हम किससे लिखेंगे? एफ ए इज इक्वल्स टू बी. मतलब जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, उससे जो सेट बी के एलिमेंट आएंगे, जो मतलब जो सेट ए के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन डिफाइन करे बी के एलिमेंट्स के साथ, वो हमारे पास क्या हो जाती है? रेंज. रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास? रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी. अब फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ए का डी के साथ रिलेशन है, बी का ई के साथ है, सी का एफ के साथ है. तो डोमेन तो हो गए हमारे पास ए बी सी जो सेट ए के एलिमेंट्स हो गए. कोडोमेन क्या हो जाएंगे? डी ई एफ जी जो सारे एलिमेंट्स हो गए. और रेंज क्या होगी? जिसका हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन की मैपिंग जिस एलिमेंट के साथ डिफाइन हो रही है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी. और रेंज इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी? डी ई एंड एफ. ये तो थी हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन है. अब जो मेन आपके पास जो स्टार्ट हो रही है, जो आपकी इस बुक में यूज़ होगा वो है सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या होता है?
देखो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of natural number and range can be any set। देखो सीक्वेंस क्या होगी, जो हमने डोमेन और रेंज लिया था, ये हमारे पास डोमेन था, ये हमारे पास रेंज था, ये सेट ए ले लिया हमने, ये सेट बी ले लिया, मैपिंग हमने फंक्शन एफ डिफाइन किया है। जो सेट ए में एलिमेंट्स हैं वो तो हमेशा हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए। नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल जो सेट ए के एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल नंबर का सेट हो, और रेंज में कोई भी सेट आ जाए, एनी सेट, बस मैपिंग डिफाइंड होनी चाहिए। सीक्वेंस क्या होता है, एक फंक्शन होता है, एक मैपिंग होती है, जिसके डोमेन में तो सेट n ऑफ नेचुरल नंबर हो और रेंज कोई भी एलिमेंट उसके बीच में कोई भी सेट हो, वो हमारे पास होता है सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस क्या होगी, जिसमें डोमेन में तो नेचुरल नंबर का सेट हो और रेंज में सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, वो हमारे पास क्या होता है, रियल सीक्वेंस। देखो जो सिंपल सीक्वेंस थी उसमें क्या था, सीक्वेंस इज ए सेट हुज डोमेन में सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो और रेंज में कोई भी एलिमेंट्स हो, कोई भी सेट हो। और रियल सीक्वेंस क्या होती है, जिसके डोमेन में तो सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर ही होते हैं और रेंज में आपने सिर्फ रियल नंबर का सबसेट ही लेना है, मतलब सिर्फ रियल नंबर्स ही आए, तो वो होती है हमारे पास रियल सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस को हम शो कैसे करते हैं। जो सीक्वेंस को हम शो करते हैं उसको हम an की फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है 1, 4, 9, 16, इस फॉर्म में आपके पास एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे an मतलब इस सीरीज़ की nth टर्म हमारे पास क्या आएगी, n स्क्वायर कैसे आई, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो हमारे पास ये सीक्वेंस क्या आ जाएगी, an इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास सीरीज़ गिवन हो तो उस सीक्वेंस को हम an इज इक्वल्स टू n स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर आपके पास an इज इक्वल्स टू n स्क्वायर गिवन हो, सीक्वेंस गिवन हो, उसकी आपने सीरीज़ फॉर्म लिखनी है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1, 4, 9, 16। अंडरस्टूड? ठीक है, तो सीक्वेंस को राइट करने के हमारे पास एक तो ये मेथड होता है, एक होता है जैसे आपके पास nth टर्म गिवन हो। nth टर्म जैसे आपके पास गिवन है an इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल आपके पास गिवन है 1/n, तो इसका आपने सीक्वेंस लिखना है। सीक्वेंस कैसे लिखोगे, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे 1 आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे 1/2 आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3 पुट करोगे 1/3 आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 4 पुट करोगे 1/4 आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 5 करोगे 1/5 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सीक्वेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो, an इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n की फॉर्म हो, फैक्टोरियल n हो तो n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो आपके पास फैक्टोरियल 1 आया, n इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल 2, n इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल 3, n इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सीक्वेंस आ जाएगी। an हमारे पास nth टर्म आपके पास गिवन थी, उससे आप सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स आप फाइंड कर सकते हो। अब देखो जो हमारे पास सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस जो होती है वो सीरीज़ जो होती है वो तो हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स होती है, मतलब उसके बीच में जो सीक्वेंस है,
सीक्वेंस जो होता है वो हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स आ सकती हैं। इनफाइनाइट टर्म्स कैसे आ सकती हैं? क्योंकि अब जब हम उसमें वैल्यू n की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू हम 1 to इनफाइनाइट तक पुट करेंगे, तो उसकी जो रेंज है, जो रेंज आएगी, रेंज हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट बोथ आ सकती है। ये देखो, ये कैसे पता चलेगा? इसको देखो, मैं आपको जनरल बताती हूँ एक एग्जाम्पल के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये हमारे पास सेट गिवन है, ये भी हमारे पास एक सेट गिवन है, ठीक है। तो an इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है -1⁻n। जब आप -1⁻n है तो मतलब इसमें हमारे पास फंक्शन मैपिंग हुई, ये सेट a टू b में, ये फंक्शन f में मैपिंग। इसका मतलब जो सेट a के एलिमेंट्स हैं उसमें आप वैल्यू पुट करोगे n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ये मैंने आपको बताया था सीक्वेंस क्या था, जिसमें सेट A में नेचुरल नंबर्स के सेट हो, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इसका मतलब जो सेट A के एलिमेंट्स है वो तो हमारे पास इनफाइनाइट आ जाएंगे, और जो सेट B के एलिमेंट्स है जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो A1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -1 की पावर 1 -1 आया। n इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे, A2 -1⁻² पॉजिटिव आ गई 1 वैल्यू, और n इज इक्वल्स टू 3 पुट करोगे, A3 -1⁻3, ये भी आपके पास -1 आ गई। ऐसे सिमिलरली n इज इक्वल्स टू 4 पुट करोगे तो A4 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? -1⁻4 1। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम ओड वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास -1 आ रही है, जब हम इवन वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास +1 आ रही है। तो रेंज जो है हमारे पास या तो +1 आएगी या -1 आएगी। 1 का रिलेशन -1 से हुआ, 2 का रिलेशन +1 से हुआ, 3 का -1 से, 4 का +1 से। मतलब जब हम इसमें एलिमेंट्स में फंक्शन में हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं इस सेट के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्या आ रही है? ओड में माइनस आ रही है और इवन में प्लस आ रही है। ये वाली जो सेट A में टर्म्स है ये तो हमारे पास इनफाइनाइट है, और जो सेट B में टर्म्स है वो हमारे पास फिक्स है, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो फाइनाइट एलिमेंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? +1 और -1। इसका मतलब जो रेंज है वो तो हमारी फाइनाइट या इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, और जो डोमेन है उसमें हम इनफाइनाइट एलिमेंट्स लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक और ले सकते हैं, जैसे an इज इक्वल्स टू आपने ले लिया n²। फॉर एग्जांपल an इज इक्वल्स टू n² लिया है, तो आप n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो A1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो A2 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू 3 पुट करोगे, A3 इज इक्वल्स टू 9 आएगा। n इज इक्वल्स टू 4 पुट करोगे, A4 इज इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे भी अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है तो यहाँ भी हमारे पास एलिमेंट्स डिफरेंट आ रहे हैं। तो अगर ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है तो रेंज भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट आ रही है। जो इससे पहले एग्जांपल आपको करवाया था वो फाइनाइट सेट का था, और ये वाला एग्जांपल आपके पास क्या है जिसमें रेंज आपके पास इनफाइनाइट सेट हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस क्या होती है? कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होगा हमारे पास? कांस्टेंट सीक्वेंस होती है जिसके डोमेन में तो हमारे पास n ऑफ नेचुरल नंबर हो, और जो रेंज हो वो हमारे पास एक फिक्स नंबर हो। जैसे हमने ये ले लिया an इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 1 गिवन है, 1 की जगह आप ये ले लो 5 ले लो। ठीक है, an इज इक्वल्स टू 5 लिया, ये हमारे पास सेट A हुआ, ये हमारे पास सेट B हो गया, A B। ये मैपिंग डिफाइंड है F फ्रॉम A टू B। तो इसके बीच में तो हमने नेचुरल नंबर का सेट ही लेना है। ये क्या आ जाएगा? 1 2
3 4 5 डैश डैश डैश, इनफाइनाइट लेना है आपने। और यहाँ पे हमारे पास नंबर जो है फिक्स है, मतलब n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो a1 इज इक्वल्स टू 5 आएगा, n इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो a2 इज इक्वल्स टू 5 आएगा, n इज इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो a3 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। मतलब कोई भी आप एलिमेंट पुट कर रहे हो, कोई भी हम नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास हर किसी से कांस्टेंट वैल्यू सेम आ रही है, 5 वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट सीक्वेंस होता है। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, जिसमें डोमेन में तो सेट n ऑफ नेचुरल नंबर हो और उसमें मैपिंग डिफाइन करने पे हमारे पास एक सिंगल वैल्यू ही हर टर्म में हमारे पास सिंगल वैल्यू आ रही हो, वो होती है हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस। अब इसकी हमारे पास सीरीज़ क्या बन जाएगी, अगर हम सीक्वेंस की फॉर्म में लिखें 5 5 5 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सीक्वेंस आ जाएगी। और an इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5, इसको हम कहेंगे कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास बाउंडेड। बाउंडेड देखो क्या होता है, बाउंडेड में हमने एक सीक्वेंस को बताना होता है कि जो सीक्वेंस है हमारे पास an सीक्वेंस, an सीक्वेंस जो है वो हमारे पास बाउंडेड। बाउंडेड मतलब क्या हुआ, जिसमें हमारे पास अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंड भी हो। तो बाउंडेड क्या आएगा हमारे पास, बाउंडेड हमारे पास 2 फॉर्म होती है। एक तो हमारे पास क्या होता है, लोअर बाउंड होना चाहिए, एक होता है हमारे पास अपर बाउंड होना चाहिए। ठीक है। अपर बाउंड में हम निकालते हैं बाउंडेड अबव और लोअर बाउंड से हम निकालते हैं बाउंडेड बिलो। ठीक है। देखो मतलब कोई भी सीक्वेंस है हमारे पास, an सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, हमने बताना है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं। बाउंडेड कैसे निकालेंगे, उसके लिए अब वो बाउंडेड कब होगा फंक्शन, अगर उसमें लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे। तो मतलब जो सीक्वेंस है an सीक्वेंस जो है ये हमारे पास बाउंडेड कब होगा, जब इसमें स्मॉल के और ये कैपिटल के। तो जो कैपिटल के है ये तो हमारे पास अपर बाउंड हुआ और जो स्मॉल के है ये हमारे पास लोअर बाउंड हो जाएगा। और अपर बाउंड से हम बाउंडेड अबव डिफाइन कर देते हैं, लोअर बाउंड से बाउंडेड बिलो। इसका मतलब क्या हुआ, अपर बाउंड कौन सा हुआ, अपर बाउंड वो हुआ हमारे पास जिसके एलिमेंट्स के बाद हम कोई भी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, सबसे बड़ी वैल्यू। और लोअर बाउंड में सबसे छोटी वैल्यू, उससे कम वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास है 1 2 3 4। ठीक है। अब ये हमारे पास 1 2 3 4, 1 हमारे पास क्या हुआ, सबसे बड़ा एलिमेंट हुआ, उसके बाद 1 हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट हुआ, फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो इसका मतलब जो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 1 आ रहा है, 1 से छोटा हमारे पास नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। और 2 3 4 ये हमारे पास इनफाइनाइट तक जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। छोटी वैल्यू तो हमें पता चल रही है सेट की, पर उससे बड़ी वैल्यू हमें पता नहीं चल रही। तो 1 लेस देन इज इक्वल्स टू an, इस फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। इस सेट में हमें लोअर बाउंड तो मिल रहा है पर अपर बाउंड हमें नहीं मिल रहा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, -1 -2 -3 -4। अब ये देखो, अब इसमें जो -1 है ये हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट आया है और -2 -3 -4 इससे छोटे एलिमेंट है। तो इसका मतलब हमें छोटा एलिमेंट नहीं मिल रहा इसमें और बड़ा एलिमेंट हमें -1 इसमें मिल रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, an लेस देन इज इक्वल्स टू -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब माइनस हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट आ गया और उससे छोटे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और लास्ट एलिमेंट हमें लोअर बाउंड नहीं मिल रहा पर अपर बाउंड हमें मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बाउंडेड
अबव। ये तो लोअर बाउंड का एग्जाम्पल हुआ और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अपर बाउंड का एग्जाम्पल हो गया। इसको कहेंगे हम बाउंडेड अबव, इसको कहेंगे हम बाउंडेड बिलो। अब देखो बाउंडेड का, ये तो हमारे पास मैंने आपको बाउंडेड बिलो का एग्जाम्पल बता दिया। और ये हमारे पास बाउंडेड अबव का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ एक बाउंडेड का एग्जाम्पल। बाउंडेड देखो, एक जैसे हमारे पास ए एन सीक्वेंस है, ए एन सीक्वेंस हमारे पास जैसे गिवन है 1/n की फॉर्म में। तो ये सीक्वेंस हमारे पास है 1, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, अब देखो ये 1/n की फॉर्म में है। अब इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट तो हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, और अब इसमें अगर हम लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट कर दे ए एन, तो 1/∞ इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो सीक्वेंस होती है n ऑफ नेचुरल नंबर होती है, n ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास इनफाइनाइट तक होता है। जब n टेंस टू इनफाइनाइट करोगे तो 1/∞ इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। मतलब जो इसकी इनफाइनाइट टर्म है वो 0 आ रही है, मतलब यहाँ हमारे पास 0 आ रही है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 लेस देन इज इक्वल्स टू ए एन लेस देन इज इक्वल्स टू 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें जो 0 है ये हमारे पास हो जाएगा लोअर बाउंड और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, अपर बाउंड। अब इसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों बाउंड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी। ठीक है, ये तो था हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखो लोअर बाउंड क्या होता है, जो हमारे पास सेट गिवन हो उससे छोटी वैल्यू हम उसमें ना निकाल सकें, वो तो होता है हमारे पास लोअर बाउंड। अपर बाउंड क्या होगा, जो वैल्यू हमारे पास गिवन हो उससे बड़ी वैल्यू हम ना निकाल सकें, वो होता है हमारे पास अपर बाउंड। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस देखो क्या होता है, इस सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी कन्वर्ज टू एल, मतलब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इज इक्वल्स टू, अगर l आ जाए, कोई भी हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो वो सीरीज हमारे पास सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या हुई, जब भी हमारे पास कोई भी सीरीज सीक्वेंस हमारे पास ए एन गिवन हो, उसमें n टेंस टू इनफाइनाइट करने पे हमारे पास कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ जाए, वो हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, एक सीक्वेंस ए एन इज सेट टू कन्वर्ज टू ए रियल नंबर l, कन्वर्ज टू ए रियल नंबर l, ये हमारे पास क्या होती है, रियल नंबर गिवन होता है। सीक्वेंस ए एन which converges to a real number L is said to be a convergent sequence। और इसकी जनरल डेफिनेशन क्या होती है, मोड ऑफ ए एन माइनस एल जो है वो लेस देन एफसेरन होना चाहिए, और एफसेरन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये होती है हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन। ए सीक्वेंस ए एन is said to converge to a real number L if for epsilon greater than 0 there exists a positive integer m mod of an minus L less than epsilon हो और epsilon की वैल्यू greater than 0 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या हुई, जिसमें हमें कोई एक फाइनाइट वैल्यू L मिल जाए, वो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। और अगर हमारे पास लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आए, देखो अगर ए एन की वैल्यू n टेंस टू इनफाइनाइट करने पे हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, रियल नंबर आ रहा है, वो तो होती है हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर हमारे पास इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आ रही है तो वो होती है हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, ये तो थी हमारे पास, एक थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस और एक हो गई डाइवर्जेंट सीक्वेंस। देखो एक बार दोबारा बताती हूँ आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो क्या होती है, अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इज इक्वल्स टू आपके पास कोई एक l
फाइनाइट वैल्यू आ जाए। ये होती है हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आ जाए तो ये होती है हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट है हमारे पास ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी सीक्वेंस कौन सी होती है? इस सीरीज़ में n टेंड्स टू इनफाइनाइट करने पे ना तो वो कन्वर्जेंट आए ना वो डाइवर्जेंट आए, नीदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, वो होती है हमारे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस हमारे पास क्या हो जाएगी? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट वैल्यू पुट करने पे ना तो वो कन्वर्जेंट आए ना वो हमारे पास डाइवर्जेंट आए, तो वो होती है हमारे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब ऑसिलेटरी सीक्वेंस के और हमारे पास एग्जांपल है, या ऑसिलेटरी सीक्वेंस जो है 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है ऑसिलेटरी फाइनाइट और एक होती है हमारे पास ऑसिलेटरी इनफाइनाइट। तो ऑसिलेटरी फाइनाइट क्या होगी? जिसमें सीक्वेंस जो है हमारे पास बाउंडेड हो और इनफाइनाइट एंड बाउंडेड हो और ऑसिलेटरी हो। ये तो होती है हमारे पास ऑसिलेटरी बाउंडेड सीक्वेंस। और ये हमारे पास क्या होती है? अगर सीक्वेंस जो है अनबाउंडेड हो, अनबाउंडेड और ऑसिलेटरी हो, ये होती है हमारे पास ऑसिलेटरी इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, ऑसिलेटरी फाइनाइट और ऑसिलेटरी इनफाइनाइट सीक्वेंस। ऑसिलेटरी फाइनाइट हुई जिसमें बाउंडेड और इनफाइनाइट ऑसिलेटरी हो, और इसमें अनबाउंडेड और ऑसिलेटरी हो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, ऑसिलेटरी फाइनाइट का एग्जांपल देखो। जैसे an इज इक्वल्स टू हमारे पास -1 रेज़ टू पावर n है। ठीक है, जब आप इसमें n की वैल्यू पुट करोगे तो n की वैल्यू पुट करने पे आपके पास जो सीक्वेंस है -1,1 फाइनाइट वैल्यू आ रही है, इसके अलावा हमारे पास कोई और वैल्यू नहीं आ रही, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ऑसिलेटरी फाइनाइट। ठीक है, ऑसिलेटरी इनफाइनाइट कौन सी होगी? जिसमें हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू आ रही हो। फॉर एग्जांपल an इज इक्वल्स टू हमारे पास हो n और -1 की पावर n, n से साथ में मल्टीप्लाई भी आ रही है। जब n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1। n इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू 3 पुट करोगे -3 आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू 4 पुट करोगे तो ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली वैल्यूज़ तो हमारे पास फाइनाइट वैल्यू और फिक्स वैल्यूज़ जा रही हैं, और ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास इनफाइनाइट जा रही हैं और वो ऑसिलेट कर रही हैं। ऑसिलेटरी इनफाइनाइट हो गई और ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ऑसिलेटरी फाइनाइट हो जाएगी 1,1, क्योंकि इसमें हमारे पास फिक्स वैल्यू आ रही है और इसमें हमारे पास फिक्स वैल्यू नहीं आ रही। हर टर्म की वैल्यू अलग अलग आ रही है और हम ये नहीं बता सकते कि ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ना हम इसमें बाउंडेड अबव निकाल सकते हैं, ना बाउंडेड बिलो निकाल सकते हैं, और ना ये हम इसमें कन्वर्जेंट बता सकते हैं, ना इसमें डाइवर्जेंट बता सकते हैं, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? ऑसिलेटरी इनफाइनाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम बाद में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूस फंक्शन चैप्टर 1। तब तक आप ये वाला नोट कर लो और इसको अच्छे से रीड आउट कर लो। कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।